3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। अजमेर में जल्द ही होने जा रहा है जीडी बड़ाया हॉस्पिटल का शुभारंभ। हॉस्पिटल में दी जाएंगी विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं। शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज लाने की भी है योजना। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। अजमेर में गेगल बालाजी मंदिर के पास जयपुर रोड पर जीडी बड़ाया हॉस्पिटल का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर पी.के. सारस्वत ने बताया कि यह अस्पताल 300 बेड का होगा, जिसका उद्देश्य भविष्य में अजमेर के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज देना है। डॉक्टर सारस्वत ने बताया कि हॉस्पिटल अपनी समस्त नियमित सेवाएं शीघ्र ही शुरू करेगा, जिसमें सभी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। फिलहाल हॉस्पिटल में प्रसूति और स्त्री रोग, न्यूरो सर्जरी, जनरल मेडिसिन, शिशु रोग, नेत्र रोग, हड्डी व जोड़ रोग, दंत रोग आदि सेवाओं को शुरू किया जा रहा है। पूरा शुरू होने के बाद यह अस्पताल 24/7 काम करेगा। डॉक्टर सारस्वत ने बताया कि जल्द ही अस्पताल का उद्घाटन होगा और ओपीडी सेवा और आईसीयू सेवा के साथ साथ कोरोना के इलाज की उच्च स्तरीय सुविधा भी उपलब्ध होगी। अस्पताल किशनगढ़ और अजमेर क्षेत्र के लोगों को अत्यधिक लाभ पहुंचाएगा, जिससे उनको जयपुर जाना नहीं पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण हॉस्पिटल में चिकित्सा शुल्क को ग्रामीणों के हिसाब से कम रखने की कोशिश की जाएगी। साथ ही ओपीडी में इलाज हेतु आई महिलाओं के लिए मात्र 20 रुपये शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा साथ ही सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी आदि भी शीघ्र सुविधा शुरू होगी। सबसे पहले तो मैं आप सबका अभिवादन करता हूं कि आप जीडी बड़ाया हॉस्पिटल जो शीघ्र ही अजमेर में अपनी सेवाएं देने जा रहा है, उसके कवरेज के लिए आए हैं। ये चिकित्सालय सुरेश गुप्ता जी और के पिता श्री गोपाल दास बड़ाया और श्री केशव बड़ाया के जो बाबा हैं, दादाजी, उनकी यादगार में उन्होंने स्टार्ट किया है। ये 300 बेड का हॉस्पिटल होगा। इस हॉस्पिटल का अभी 300 बेड का जो ये हॉस्पिटल स्टार्ट हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ये भविष्य में आपको अजमेर को एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज देगा, क्योंकि एमसीआई के नॉर्म्स में 300 बेड के एक हॉस्पिटल की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए ये 300 बेड का अस्पताल तैयार किया गया है और ये अस्पताल शीघ्र ही अपनी सेवाएं शुरू करेगा, जिसमें सारी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी की सेवाओं की कालांतर में सब जैसे जैसे डिपार्टमेंट बनते जाएंगे उनकी सेवाएं प्रारंभ की जाएंगी। अभी जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, गायनी, प्रसूति विभाग, दंत चिकित्सा और इसके अलावा अस्थि विभाग, फिजियोथेरेपी, इनकी सेवाएं और नेत्र रोग, इनकी सेवाएं प्रारंभ की जा रही हैं। ये अस्पताल 24/7 मतलब 7 दिन 24 घंटे अपनी सेवाएं, जब ये पूर्णतः एस्टेब्लिश होकर शुरू हो जाएगा तब होगा और जल्दी ही इसका जो उद्घाटन होकर और इसमें जो भी सेवाएं क्रमशः ओपीडी सेवाएं और ओपीडी सेवा के साथ साथ डे केयर और इंडोर सेवाएं, आईसीयू सेवाएं और इसके अलावा कोविड मरीज़ के लिए भी इसमें व्यवस्था की जा रही है। शीघ्र ही कोविड का भी इसमें इलाज प्रारंभ हो जाएगा। ये चिकित्सालय बेसिकली अजमेर के जो किशनगढ़ तहसील पड़ती है
उससे जुड़े हुए जो गांव हैं उनको एक सुपर स्पेशलिटी की सेवाएं प्रदान करेगा, जिससे उन लोगों को आगे अजमेर या जयपुर की तरफ जाने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसमें जहाँ तक, क्योंकि ये रूरल जो एरिया है उसको कवर करता है, तो उसके देखते हुए इसमें जो चिकित्सा शुल्क हैं और भी सुविधाएं हैं उनको उसी के अनुसार प्रदान करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। और इस चिकित्सालय में जो सबसे बड़ा एक निर्णय लिया गया है वो ये है कि ओपीडी आउटडोर में अगर कोई महिला आएगी दिखाने तो उसका जो प्रिस्क्रिप्शन का शुल्क है वो मात्र 20 रुपया होगा। मात्र 20 रुपया कंसल्टेशन पर केवल महिलाओं के लिए ये अस्पताल ओपीडी सुविधा प्रदान करेगा। जहाँ तक सुपर स्पेशलिटी का सवाल है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे पर है इसलिए भरकस प्रयत्न किया जा रहा है कि यहाँ न्यूरो सर्जरी और ऑर्थोपेडिक की अच्छी व्यवस्था की जा सके। इस चिकित्सालय में जो जांच आदि के प्रावधान हैं उसमें पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी की सारी जांचों की सुविधा, इसके अतिरिक्त अल्ट्रासोनोग्राफी और सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध होंगी और कालांतर में एमआरआई भी लगाया जाएगा। अभी वर्तमान में जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, शिशु रोग, गायनी, स्त्री रोग और प्रसूति, स्त्री रोग प्रसूति है ना, गायनी और ऑब्स्टेट्रिक्स, और इसके अलावा इसके ऑर्थोपेडिक्स। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का कलेक्ट्रेट पर धरना। जेईलन में सहायक कर्मचारी एवं सफाई कर्मियों की बढ़ती की कर रहे हैं मांग। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में सहायक कर्मचारी एवं सफाई कर्मियों की बढ़ती को लेकर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सहायक कर्मचारी संघ 26 नवंबर से धरने पर बैठा है, लेकिन अभी तक अस्पताल अधीक्षक ने कोई सुनवाई नहीं की है। कर्मचारियों का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया था कि 50 सहायक कर्मचारी और 50 वार्ड बॉय की सुविधा पर बढ़ती होगी, लेकिन 3 महीने बीत जाने पर भी कोई बढ़ती नहीं हुई है, जिससे अस्पताल में मरीजों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। संघ का कहना है कि कर्मचारियों की कमी से परिजन खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर उठा रहे हैं और मरीजों को लगा रहे हैं। संघ का आरोप है कि चिकित्सा मंत्रालय व जिला प्रशासन ने इस पर अपनी सहमति दे दी है, लेकिन फिर भी अस्पताल अधीक्षक अनिल जैन कोई संतोषजनक कदम नहीं उठा रहे हैं। इसे लेकर सभी स्वास्थ्य कर्मियों में काफी रोष देखा जा रहा है। साथ ही वे अनिल जैन की तबादले की मांग कर रहे हैं और सरकार व जिला प्रशासन से इस विषय पर संज्ञान लेने की मांग कर रहे हैं। कलेक्टर महोदय के यहाँ पे हमारे सहायक कर्मचारी संघ की तरफ से जो जेएलएन के अंदर कार्य बहिष्कार 26 तारीख से किया जा रहा है, उसके रेफरेंस में आज से वहाँ मांगे अभी तक अधीक्षक महोदय मान नहीं रहे, जबकि मांगे जनित की है। कोविड को देखते हुए 3 महीने पहले डीसी महोदय ने, जो आरुषि मलिक मैडम चली गई है, और जिला कलेक्टर जो अभी वर्तमान में है राजपुरोहित साहब, इन्होंने डिसीजन लिया था कि 50 सहायक कर्मचारी और 50 वार्ड बॉय सुविधा के ऊपर लिए जाएंगे, लेकिन आज तक 3 महीने हो गए, हड़दर्मिता चल रही है। अधीक्षक महोदय, इस महामारी को देखते हुए भी, वार्डों के अंदर स्टाफ की कमी होते हुए भी वहाँ पे इस प्रकार से किसी प्रकार की भर्ती और सुविधा के ऊपर आदमियों को नहीं ले रहे, जबकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स है और बाकायदा वहाँ से मुख्यमंत्री से और इनके पास चिकित्सा मंत्री से लिखा हुआ आ गया और जिले का प्रशासन ने निर्णय ले लिया। और आप देख लिए अनिल जैन जो हड़दर्मिता भी उतरे हुए। दूसरा, कर्मचारियों की जो सहायक कर्मचारी है और वार्ड बॉय है, उनका पदोन्नति का आज तक कोई पता ही नहीं है।
10-12 साल हो गए इनकी कोई पदोन्नति नहीं हो रही है। तो हम ये आप हॉस्पिटल की आप देख लीजिए जो स्थिति है अभी कोविड में, खुद ही सिलेंडर उठा रहे हैं, जनता खुद ही ट्रॉली के ऊपर मरीज को डाल रही है। तो इसी रेफरेंस में यदि ये इनकी भर्ती तुरंत कर देनी चाहिए थी, लेकिन आज 3 महीने हो गए और अनिल जैन पता नहीं क्यों उसको डाल रहे हैं। तो आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है कलेक्टर साहब को कि अनिल जैन का यहाँ से तबादला किया जाए। मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जो अजमेर जिले के हैं उनको ये संज्ञान लेना चाहिए कि भाई इस तरीके से जो उन्होंने अपने जिले में जो इस तरीके के जो लोग बैठा रखे हैं वो जनता का भला कैसा करेंगे। इसलिए आज ये ज्ञापन दिया है और इस महासंघ एकीकृत इनके साथ है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सैटेलाइट अस्पताल में 14 संविदा कर्मियों के हटाए जाने पर सभी कर्मचारियों ने की हड़ताल। अस्पताल प्रशासन पर लगाया सरकार के आदेशों के विरुद्ध कार्य करने का आरोप। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। अजमेर के आदर्श नगर स्थित सैटेलाइट अस्पताल में 14 सफाई कर्मी और कंप्यूटर ऑपरेटर व वार्ड बॉय के निकाले जाने का प्रकरण सामने आया है, जिस पर आज सभी कर्मचारी वर्ग ने अपना काम छोड़ हड़ताल शुरू की है। कर्मचारियों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन पर बिना नोटिस के कर्मचारियों के हटाए जाने का आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री के आदेश की अस्पताल प्रशासन अवहेलना कर रहा है, जबकि मुख्यमंत्री ने सभी कर्मचारियों को परमानेंट करने के आदेश दिए थे। इन कर्मचारियों में सफाई कर्मी और कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जिन्होंने कोरोना काल में बिना समय पर वेतन मिले भी अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी, लेकिन आज अस्पताल प्रशासन उन्हें बिना सूचना दिए ही निकाल रहा है। कारण पूछने पर उन्हें बजट का अभाव बताया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक निकाले गए कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक वह धरना देते रहेंगे और अस्पताल का कामकाज ऐसे ही ठप पड़ा रहेगा, क्योंकि अस्पताल के सभी कर्मचारी निकाले गए कर्मचारियों के समर्थन में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चिकित्सालय के अंदर वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारी व कंप्यूटर इस मुद्दे पे एकत्रित हुए हैं कि हमारे यहाँ के कर्मचारियों को निकाला गया है और हमारे को बिना नोटिस के कर्मचारियों को हटाया जा रहा है और राज्य के यहाँ पे पिछले 5 से 10 वर्षों से कार्यरत हैं और यहाँ पे मुख्यमंत्री का आदेश की विपरीत पालना हो रही है कि परमानेंट करने की बजाय उनको निकाला जा रहा है और दिवाली से पहले भी कुछ कर्मचारी निकाले गए और दिवाली के बाद भी निकाले गए हैं। ये मेरा भाई रवि है, जिसको कोरोना काल के अंदर कार्य किया और दिल और जान जोखिम में डाल के काम किया है, उसके बाद भी हमारे को निकाला जा रहा है। ये घनश्याम जी सफाई काम करा इन्होंने और इनके पिताजी काफी समय से बीमार थे और इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होने के बावजूद ये इनके पिताजी को जब ये पता पड़ा कि दिवाली के पूर्व उनके बेटे को निकाल दिया गया तो उनके पिताजी को अटैक आ गया और मृत्यु हो गई उनकी। और ये बंदे के घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ये अकेला अभी बेरोजगार बैठा है। आज क्या करा आपने? आज हमारे यहाँ पे एक जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे उनको पर्ची काटने से निकाला गया, उनके समर्थन में हम इनके पहले हटाए और जो बाद में हटाए उनके समर्थन में हम खड़े हैं। आज हमने सारा काम और आज हमने कार्य का बहिष्कार किया है और मैं चाहता हूं कि जितने भी ठेका पड़ता है बंद होए और ठेका पड़ता बंद करो। से आज क्या करा?
सर हमारे 14 कर्मचारियों को निकाला गया। 4 पहले निकाल दिए थे, उनको तो कोई बोला भी नहीं था कि भाई आपको हटाना है, उनको डायरेक्ट हटाया गया था। और हम 10 को बाद में नोटिस आया, ये ऊपर से ऑफिस में से नोटिस जारी हुआ था और हमारे जो ठेकेदार हैं उसका नोटिस आया कि भाई इसमें से इतनी कटौती करनी है लोगों की, तो उन लोगों ने हमारे को आदेश जारी कर दिए कि भाई इन को हटाया जाता है। हमारे नाम गए, 5 कंप्यूटर ऑपरेटर हटाए गए और 4 हेल्पर विद 1 स्वीपर को फिर हटाया गया। तो हम लोग सब बहिष्कार कर रहे हैं इस चीज़ का और हमने किसी को काम नहीं करने देना है। हम लोग जितने भी जने जिनको नहीं भी हटाया गया वो भी हमारे समर्थन में खड़े हैं और जो हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी कर्मचारियों को हटाया गया है तो वो हम वापस लें वो लोग। जब तक आप हड़ताल पे रहोगे? जी सर, हम हड़ताल पे रहेंगे, हमारा कोई भी कर्मचारी काम नहीं करेगा। ये चीज़ हमने करा है। हटाए जाने का कारण ये लोग बोल रहे हैं बजट का इशू है। सर पहले भी 4-5 मंथ में पहले भी ऐसा ही हुआ था, बजट का इशू था, बट उस टाइम पे इन लोगों ने हमें सैलरी नहीं दी थी, तब भी हम लोग काम कर रहे थे। कोरोना काल में भी हम लोगों ने काम किया है, तब इन लोगों ने ये नहीं बोला हमें कि आप घर बैठो, आप लोग प्राइवेट वाले हो, आपका अगर कुछ होता है तो आगे हम लोग आप लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे। तब तो हम लोगों को रेगुलर बुलाया इन लोगों ने। ऐसे कितने कर्मचारी को हटा दिया? सर 14 कर्मचारियों को हटाया गया है। शादी का जायजा देकर युवती से करता रहा दुष्कर्म, युवती ने थाने में पेश होकर कराई आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें युवती ने थाने में पेश होकर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि टोंक निवासी श्रीकांत आनंद शादी का जायजा देकर उससे 2018 से दुष्कर्म कर रहा था, लेकिन जब युवती ने युवक से शादी करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। इसीलिए पीड़ित युवती ने दुखी होकर थाने में जाकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने 376 में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सर क्या मामला है और किस तरीके से आरोपी है? कल सिविल लाइन थाना पे एक पीड़िता ने उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की गई कि सन 2018 से उसके एक लड़के श्रीकांत आनंद जो टोंक निवासी है उससे उसके संबंध थे, जिसने उसको कहा कि मैं उससे शादी करूंगा। उसके साथ उसने गलत संबंध बनाए और अब वो उसको शादी के लिए मना कर रहा है, जिस रिपोर्ट पे 376 में मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़िता का मेडिकल कराया गया, आगे अनुसंधान जारी है। पीड़िता जो है मैरिड है क्या? नहीं, अनमेरिड है। उसको शादी का ही झांसा दिया गया कि मैं तेरे से शादी कर लूँगा और वो शादी नहीं कर रहा। उनसे लगभग 2.5-3 साल से उनके इस झांसे में रख के उसने संबंध बनाए और अब वो मना कर। तो क्या एक ही समाज के मिलने वाले हैं या कैसे हैं आरोपी? और नहीं, समाज का अभी नहीं है, लेकिन ये आपस में नॉन है जब भी इस तरह के बात हुई। आरोपी कहाँ का क्या करता? आरोपी टोंक का है। करता क्या है ये अभी जानकारी नहीं है। व्यापारी वर्ग सरकार द्वारा लगाए गए रात्रि कर्फ्यू का कर रहा है विरोध। रात्रि कर्फ्यू की वजह से नहीं हो पा रही है व्यापारियों की बिक्री। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। सरकार द्वारा लगाए गए रात्रि कर्फ्यू की वजह से व्यापारी वर्ग काफी दुखी है। व्यापारियों का कहना है कि 5 बजे के बाद लोग घर से निकलना बंद कर देते हैं, जिससे उनकी बिक्री पहले से आधी रह गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 महीनों से वैसे ही दुकानदारी नहीं हो रही थी, लेकिन अब इस रात्रि कर्फ्यू की वजह से दुकानदारी बिल्कुल ठप हो गई है।
उन्होंने आरोप लगाया है कि 6:30 बजे के बाद पुलिस वाले भी दुकानें बंद करवाने लगते हैं, जिससे उन्हें दुकान खोलने का और कम समय मिलता है। ये नाइट का कर्फ्यू लगाया है, ये हम व्यापारियों के लिए बहुत ही गलत है। इसके कारण बहुत है, ग्राहक एक तो 5 बजे बाद बाजार में आना बिल्कुल बंद कर देता है। हम लोग का जो टाइम पीरियड हम लोग की 7 बजे से दूसरा काम करना चालू कर देते हैं, वो काम नहीं कर पाते। जो टाइम की हम लोग की ग्रिप थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और सरकार को ये लगता है कि ये टाइम का कर्फ्यू लगाने से कि इनको कुछ कोरोना कम लगता है, तो कोरोना कुछ कम नहीं, कोरोना वही स्पीड से और बढ़े जा रहा है। इस कर्फ्यू का कोरोना से कोई मतलब नज़र नहीं आ रहा। या तो कंप्लीट लॉकडाउन करें या फिर इस टाइम लिमिट को ख़त्म करें। ये टाइम लिमिट हम व्यापारी को बहुत परेशान कर रही है। टाइम क्योंकि सुबह 10:30 बजे से लेकर जो हम लोग का टाइम था 9 बजे तक हम लोग जो व्यवसाय करते थे वही टाइम चलने दे। ये टाइम करने से हम लोग को बाज़ार में व्यापारी 5 बजे बाद बिल्कुल आना बंद कर देता है। वो टाइम का और जो 7 बजे का है वो 5 बजे तक का कर्फ्यू रह जाता है। कितना फर्क आ गया सेल का? सेल का बिल्कुल आधा फर्क आ गया है। जब पहले 100% थे, अभी बीच में महीने भर पहले से वो अभी बिल्कुल 50% रह गई है। और आने वाले समय में अगर ऐसे चलता रहे तो सावे बिल्कुल बंद हो जाएंगे और पब्लिक बिल्कुल बंद हो जाएगी मार्केट में आना। क्या कहना चाहोगे सरकार को? सरकार को यही कहना चाहेंगे कि पूरा टाइम लिमिट जो पहले चलता था वही टाइम लिमिट करे। इस कर्फ्यू को, रात्रि कर्फ्यू जो लगा रखे हैं, ये 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का, इसको बंद किया जाए। सर, जो नाइट में सरकार ने कर्फ्यू लगाया है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? सही मानते हो, गलत मानते हो? ये जो नाइट में कर्फ्यू लगाया है, मेरा कहना तो गलत है, क्योंकि जिस हिसाब से कर्फ्यू लगाया है आज की तारीख में व्यापारी वैसे ही आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। एक तो 9 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ था और जो बाज़ारों में खरीदारी थी, पब्लिक के पास पैसा वैसे ही नहीं है, और कर्फ्यू लगाने से और ज़्यादा मंदी आ गई। व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है। कर्फ्यू लगाने का मैं कह रहा हूँ कोई मतलब नहीं है रात्रि का, क्योंकि जो मास्क नहीं लगा रहे उनके तो चालान सरकार काट नहीं रही है, गवर्नमेंट ये या प्रशासन वाले, और बिगर मास्क के खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। और उससे मैं तो ये कहता हूँ, अगर रात्रि कर्फ्यू की बजाय ज़्यादा अगर ध्यान मास्क वालों पे या इन पे दे तो सरकार बोले बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि व्यापारियों को अगर ये रात्रि कर्फ्यू 9 बजे तक की ढील दी जाएगी, 9 बजे तक अगर, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, क्या दिन ब दिन रात में भी लगाने के बाद में केस बढ़ रहे हैं सर? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि रात्रि कर्फ्यू लगाने से केसों में तो कोई कमी आ नहीं रही है, और दिन पे दिन कोरोना की महामारी के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए मैं तो सरकार से और प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि आप मास्क वालों पर अधिक से अधिक ध्यान दें, और जो भीड़ धज्जियाँ उड़ा रही है, कोरोना की पूरी धज्जियाँ उड़ रही है। आप देख लिए शहर में खुलेआम यातायात बढ़ रहा है, भीड़ भाड़ इकट्ठे हो रही है। शादियों में 100 की जगह 200, 300 लोग जा रहे हैं। तो प्रशासन को उस पर ध्यान देना चाहिए, न कि व्यापारियों के साथ जो ये रात्रि साहस्य कर्फ्यू करा है, ये बहुत गलत है। मेरा मानना बिल्कुल गलत है। व्यापारियों ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि रात्रि कर्फ्यू लगने से कोरोना केसों में तो कोई सुधार हुआ नहीं है, लेकिन शाम के समय सड़कों पर एक साथ भीड़ इकट्ठा होने लगती है, क्योंकि सभी लोग एक साथ ही घर के लिए रवाना होते हैं। पहले यह समय लोगों के जाने का अलग अलग था, लेकिन रात्रि कर्फ्यू की वजह से सभी कामगार एक साथ ही जाते हैं, जिससे सड़कों पर काफ़ी जाम देखने को मिलता है और दुर्घटना होने की संभावना होती है। व्यापारियों ने कहा कि रात्रि कर्फ्यू से कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं हो रही है। इससे तो अच्छा है सरकार रात्रि कर्फ्यू ना लगाए, ताकि व्यापारी वर्ग अपनी दुकानदारी अच्छे से कर सके और उनका थोड़ा बहुत व्यापार हो सके। ये लॉकडाउन लगाया गया है, ये एहतियात के तौर पे अच्छी बात नहीं है। ये व्यापारियों को और दुख दे रही है, तो भगदड़ मच जाती है। 7 बजते ही ऐसी भगदड़ मचती है रोड के ऊपर कि आदमी पैदल भी नहीं चल सकता है, क्योंकि सबका टाइम अलग अलग दुकान का होता है। कोई 7:30 बजे मंगल करता है, कोई 8 बजे करता है, कोई 7:45 बजे करता है। तो क्या पब्लिक बटी हुई रहती है उसमें, और इसमें पब्लिक एक साथ हो जाती है 7 बजे रोड के ऊपर, तो ट्रैफिक इतना हो जाता है, एक्सीडेंट होने के खतरे खूब है। एक दूसरे के ऊपर गाड़ी भगाते हैं, और दिन में भी यही परिस्थिति है। पब्लिक आती है, थोड़ी कम आ रही है वैसे,
ये जब से लॉकडाउन लगा है तब से पब्लिक बाजार में कम हो गई है। क्यों लगा है लॉकडाउन? ये लॉकडाउन से कोई बीमारी के पिछले कोई बीमारी तो बढ़ रही है अपने, बीमारी तो घट नहीं रही है। लॉकडाउन से कोई बीमारी घटेगी नहीं। बहुत लोगों पे क्या फर्क पड़ा है? गिराइक तो वैसे अब देखो कोई फर्क नहीं है, गिराइक तो आता ही नहीं है। ये लॉकडाउन सुन के तो 5 दिन से बाजार में पब्लिक कम आ रही है। क्या कहना चाहोगे आप सरकार को? सरकार को तो क्या कहेंगे, सरकार के तो सब बड़े बड़े आदमी बैठे हैं और क्या सोच होती है उनकी, पब्लिक की तो कोई सुनती नहीं है सरकार। आम आदमी को परेशान, आम आदमी को परेशानी है, पब्लिक की कोई भी सुनवाई नहीं है। कैंची से हत्या करने वाले युवक को अलवर गेट थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। शादी समारोह से टेंट की दरी चुरा कर ले जा रहा था आरोपी। विरोध करने पर पिता पुत्र पर किया था कैंची से हमला। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। अलवर गेट थाना क्षेत्र के गुजर दर्ती इलाके में कल देर रात शादी समारोह के बाद टेंट से दरी चुराने आए एक शख्स ने पिता पुत्र पर कैंची से वार कर दिया था, जिससे पुत्र के गले में कैंची लगने से मृत्यु हो गई थी और पिता गंभीर रूप से घायल हो गया था। आरोपी के खिलाफ मृतक की पत्नी ने अलवर गेट थाने में मामला दर्ज करवाया था, जिसकी सूचना मिलते ही अलवर गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची व संज्ञान लेते हुए आरोपी की छानबीन शुरू कर दी थी, जिसे आज गिरफ्तार कर लिया गया है। अलवर गेट थाना SHO सुनीता गुजर ने बताया कि आरोपी बड़ा ही शातिर है। वह हमला करके रात भर रेल की पटरियों पर ही सोया था। 30/11 को हेमलता वाइफ ऑफ दुर्गेश उर्फ अनिकेत ने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि उसके पति और उसके ससुर के ऊपर किसी ने जानलेवा हमला कर दिया, जिस पर उसके पति दुर्गेश की डेथ हो गई है। ये घटना कल रात्रि की है, जब शादी समारोह 29 तारीख को कोई शादी था। शादी समारोह में टेंट हाउस रात को उतार रहे थे। उसी दौरान टेंट हाउस से एक व्यक्ति जिसका नाम गौरीशंकर उर्फ गौरव उर्फ पाट्या दरी चुराने का प्रयास कर रहा था, जिसको रोकने पर वो उस वक्त तो चला गया एलानिया धमकी देते हुए। फिर दोबारा आकर के सीधा वो घर से आया और कैंची से वार उसके पिताजी पे करने, दुर्गेश के पिताजी पे करने लग गया पुखराज पर, जिसके 2-3-4 कैंची के वार किए। उसको बचाने के लिए दुर्गेश जैसे ही आया, उसने दुर्गेश के ऊपर हमला किया और दुर्गेश पे जो हमला एकदम अचानक किया, उसके गले की जो नस थी वो कट गई। उसके कट जाने से हॉस्पिटल ले जाते हुए उसकी मृत्यु हो चुकी थी और उनके फादर है वो अभी भर्ती है, एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। इनकी रिपोर्ट पे मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। जो कि गौरीशंकर गौरव पाट्या है वो बहुत ही बदमाश और शातिर किस्म का व्यक्ति है। पहले भी जो बता रहे हैं कॉलोनी वाले, इस तरह की 1-2 हरकत कर चुका है और ये इतना शातिर था कि इसने करने के बाद में उसकी हत्या करने के बाद में जा छुपा, रेल की पटरी पे पूरी रात सोया रहा। सजगता दिखाते हुए बहुत ही अच्छी तरह से, जिसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे सुरेंद्र हेड कांस्टेबल और उनके साथ सिपाहियों का, जिन्होंने इसका पीछा करके इस शातिर बदमाश को पकड़ा, जिसको हमने आज गिरफ्तार किया है और जिसके खिलाफ अनुसंधान जारी है और इसको हम कोशिश करेंगे कड़ी से कड़ी सजा मिले। अजमेर जिले में तीसरे चरण का पंचायत राज चुनाव जवाजा व मसूदा पंचायत समिति क्षेत्र में हुआ संपन्न। पहले और दूसरे चरण के मुकाबले धीमा रहा मतदान प्रतिशत। प्रशासन की उदासीनता के चलते भाजपा ने खड़े किए सवाल। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। मीडिया प्रभारी मोहित जैन ने कहा कि जिस प्रकार विधानसभा व लोकसभा चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग व प्रशासन द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने की अपील एवं कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो पंचायत राज चुनाव में प्रशासन की उदासीनता कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़े कर रही है। जैन ने कहा कि आगामी चौथे चरण में प्रशासन भी मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करे एवं विभिन्न कार्यक्रम चलाए।
ताकि मतदान प्रतिशत में इजाफा हो सके। तीसरे चरण के मतदान में कोरोना महामारी का साया साफ तौर पर दिखाई दिया है। जी हाँ, आज जो इलेक्शन है कहाँ है और किस तरीके से? अजमेर जिले के अंदर आज पंचायत राज चुनाव का तीसरे चरण का चुनाव चल रहा है, जिसके अंदर पंचायत समिति जवाजा और पंचायत समिति मसूदा के अंदर ये चुनाव हो रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन के साथ में यहाँ पर प्रधान बनाएगी और जिला परिषद सदस्य यहाँ पर हमारे सभी जीतने जा रहे हैं। लेकिन एक प्रशासन से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार एमएलए और एमपी के चुनाव होते हैं उस समय प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान मतदाताओं के लिए किया जाता है कि मतदाता अपने घरों से निकले और वोट डाले। हम मानते हैं कोरोना की महामारी है, बीमारी है, घर से बाहर अनावश्यक नहीं निकलना चाहिए, लेकिन मतदान करना सबसे बड़ा अधिकार है मतदाताओं का। तो प्रशासन को भी ये चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार 3 बजे तक का जो मतदान हुआ है वो अजमेर ज़िले में अब तक का सबसे कम मतदान है, कहीं 38% और 42%। तो ये संतोषजनक मतदान नहीं है। और जो सरकार की भी इसके अंदर लापरवाही साफ दिखाई दे रही है, प्रशासनिक अधिकारियों की भी साफ लापरवाही दिखाई दे रही है। कम मतदान प्रतिशत होना, क्योंकि गाँवों की जनताओं को पंचायत राज चुनाव के मतदान के लिए प्रेरित सरकार द्वारा नहीं किया गया। राजनीतिक पार्टी चाहे कोई सी हो, वो तो अपने वोटों के लिए अपील कर ही रहे हैं, लेकिन प्रशासन का भी यह फर्ज बनता था कि ग्रामीण चुनाव के अंदर मतदाताओं को वोट डालने के लिए अपील करे। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नजर आ रहा है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चौथा चरण का जो मतदान हो उसके अंदर प्रशासन द्वारा भी सहभागिता रहे, कि मतदाताओं से अपील करे कि आपको वोट देने जाना है जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव के अंदर। हालांकि हमें पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों के साथ में दोनों पंचायत समितियों के अंदर जीतने जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा चलाए गए किसान बिल के विरोध में हस्ताक्षर अभियान। आम जनता से हस्ताक्षर कराकर कर रहे हैं किसानों का समर्थन। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। अजमेर NSUI ने किसान जागरूकता अभियान चलाया है, जिसमें वह आम जनता से हस्ताक्षर कराकर किसानों का समर्थन कर रहे हैं तथा सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। NSUI का कहना है कि केंद्र सरकार ने जो कृषि बिल लाया है वह किसानों के हित में नहीं है और यह बिल किसानों की कमर तोड़ेगा। इसी वजह से आज गांव-गांव जाकर किसानों से हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। NSUI संगठन का कहना है कि अगर केंद्र सरकार अपना फैसला नहीं बदलती है तो गांव से किसान इकट्ठा होकर बड़ी तादाद में दिल्ली के लिए कूच करेंगे और सरकार को कृषि बिल वापस लेने पर मजबूर कर देंगे। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने एक किसान जागरूकता आंदोलन चलाया है। इसके तहत हमने लाखों किसानों के हस्ताक्षर करवा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। जिस प्रकार से कोरोना काल में मोदी सरकार ने किसानों के लिए क्रम तोड़ फैसला किया है, कमर तोड़ दी है उन्होंने और ये तानाशाही रवैया अपनाते हुए किसान बिल पारित किया है। हमारी मांग है कि किसान बिल वापस ले, ऐसे तानाशाही फैसले को वापस ले। यदि वापस मिलेंगे तो 10 या 15 दिन NSUI का ये अभियान चलेगा और फिर हम देखेंगे कि आंदोलन किस मोड़ पे जाएगा। यदि जरूरत पड़ी तो NSUI के कार्यकर्ता गांवों से डाणियों से किसानों को निकालेंगे और 3 से 4 हजार किसानों के साथ दिल्ली कूच करेंगे और किसी भी हालत में तानाशाही मोदी को मजबूर कर देंगे कि ये फैसला वापस लिया जाए। सरासर ये किसानों के विरोध में ये फैसला है। किस तरह से आज अजमेर NSUI परिवार द्वारा जिस प्रकार से केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा देश के अन्नदाताओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उन्हें दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, उनके ऊपर इस भीषण ठंड के अंदर पानी की बौछारें देश के अन्नदाताओं पर की जा रही है, उसको लेके किसान भाइयों के समर्थन के अंदर NSUI परिवार आज हस्ताक्षर अभियान हमने चलाया है ताकि देश के किसानों को एक समर्थन, एक सपोर्ट देश के किसानों को मिले। NSUI परिवार देश के किसानों के साथ खड़ी है। केंद्र की भाजपा सरकार को हम कहना चाहते हैं, इस लोकतंत्र के त्याग करना बंद करो, ये तानाशाही रवैया बंद करो, देश के अन्नदाताओं के साथ जो किसान बिल अध्यादेश वापस लो, नहीं तो NSUI अजमेर अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली भी NSUI अजमेर कूच करेगी।
लोगों को दी गई भारत की नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आए थे ये लोग। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए 8 लोगों को राजस्थान के गृह विभाग ने भारत की नागरिकता प्रदान की है, जिससे उनके चेहरों पर काफी खुशी है। ये लोग पिछले 15 सालों से अजमेर में रह रहे थे, अब जाकर इन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाली कविता सोनी ने बताया कि वह पिछले 17 सालों से अजमेर में रह रही हैं और 18 साल कराची में रही थी। कविता सोनी ने बताया कि पहले कराची के हालात ठीक थे, लेकिन अब वैसे हालात नहीं हैं। नागरिकता मिलने पर उन्होंने खुशी जाहिर की और कहा कि अब उनका भारतीय पहचान पत्र बन जाएगा। कितने लोग हैं जिनके दौरान नागरिकता ली गई है? क्या है? 8 लोग हैं जो उनको भारत की नागरिकता दी गई। पाकिस्तान से विस्थापित हैं ये लोग और अपने राजस्थान सरकार के गृह विभाग ग्रुप 4 से आदेश आए थे और ये इनके सर्टिफिकेट भी वहीं से जारी हुए हैं। यहाँ इनको डिलीवर किया गया अभी भारतीय नागरिक। पिछले कितने समय से यहाँ रह रहे थे ये लोग? समय तो इनका 10-15 साल हो गए। कविता सोनी और 17 साल से यहीं पे रह रहे हैं और अब हमें जाके नागरिकता मिली है। 18 साल हम कराची में रहे और अब हम यहाँ पे रह रहे हैं। कराची में माहौल कैसा था जब आप रहे? कराची में माहौल जब हम रह रहे थे तब तो वो ठीक ही था, अब हमारा माहौल ऐसा हो गया। बाकी हम लोगों को तो कोई कहीं से कोई वो नहीं। कितनी खुशी है आज नागरिकता? आज नागरिकता मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारा ID प्रूफ बन जाएगा। ठीक। कार्तिक पूर्णिमा महास्नान के साथ विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले का हुआ समापन। श्रद्धालुओं ने सरोवर में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना के साथ किया दान पुण्य। 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का पूर्णिमा महास्नान के साथ सोमवार को समापन हो गया। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर धर्म लाभ प्राप्त किया। कोरोना के चलते कई सालों की तुलना में बहुत ही कम श्रद्धालु पुष्कर पहुंचे। जैसे जैसे पूर्णिमा का समय करीब आया, लोगों का हुजूम पुष्कर की तरफ उमड़ने लगा। देर शाम तक करीब 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। पुष्कर सरोवर के मुख्य घाटों पर श्रद्धालुओं ने देर रात से ही डेरा लगाना शुरू कर दिया था। रात भर भजन कीर्तन और भक्ति के दौर चलते रहे। जैसे ही हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा का आगमन हुआ, लोगों ने सरोवर में स्नान कर पुण्य प्राप्त करना शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के रचयिता जगत पिता ब्रह्मा ने इस पवित्र सरोवर के बीच माता गायत्री के साथ कार्तिक एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक यज्ञ किया था। इस यज्ञ के दौरान धरती पर 33 करोड़ देवी देवता पुष्कर में ही मौजूद रहते हैं। सतयुग काल से ही इन 5 दिनों का खास महत्व माना जाता है। इन 5 दिनों में पवित्र सरोवर में स्नान करने से 5 तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है, इसीलिए इसे पंचतीर्थ स्नान भी कहा जाता है। इन 5 दिनों में भी पूर्णिमा महास्नान का विशेष महत्व बताया गया है। श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में स्नान करने के बाद पूजा अर्चना की और पुरोहितों को दान दक्षिणा दी। जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन के लिए भी श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी रही। देखो, शुक्ल पक्ष की कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। ये हर बार की भांति इस बार भी पुष्कर मेला होना था, जो कोरोना को देखते हुए वो भरा नहीं गया, क्योंकि श्रद्धालु तो आए हैं, लेकिन जो लाखों की तादाद में जो आते हैं वे हज़ारों में ही आए हैं। लेकिन जिनकी आस्था प्रबल थी वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और देखा जाए तो प्रशासन और गवर्नमेंट ने बड़ा सख्त कदम उठाया, उसकी सराहना करनी चाहिए। उनकी गवर्नमेंट और प्रशासन की
सालाना से इस बात खुलासा होती है कि उनकी वजह से यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु ना पहुँच सके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालना की, लोगों ने मास्क लगा के रखे और पुष्कर सरोवर में जरूरतमंदों ने ही स्नान किया। बाकी यहाँ घाटों में, बाज़ारों में, मंदिरों में भीड़ भड़का नहीं हुआ और शांतिपूर्वक आज पुष्कर राज के अंदर मेले की जो पूर्णमासी होती है, लाखों की तादाद में 52 घाटों में यात्री होते हैं, तो दिखाई नहीं दिए, लेकिन कुशल राजी खुशी पुष्कर मेला संपन्न हुआ आज पूनम के साथ में। हजारों की तादाद में लोगों ने पुष्कर सरोवर में डुबकी लगाई, आस्था की वो पंच जो प्रतिथि स्नान बोलते हैं 5 दिवस तक, एकादशी से पूर्णिमा तक, वह आज संपूर्ण हुआ और वापिस कल मगशला का स्नान होगा। जो 5 दिन स्नान नहीं कर सकते हैं वे कल स्नान कर ले, उनको 5 दिन का पुण्य कल मिल जाता है। मगशला का स्नान से बड़ा भारी लेक है और पुष्कर सरोवर में आज बड़ी सुंदरता से, बड़ी शांति से पुष्कर मेला हुआ। इस बार पुष्कर मेला कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। एक और जहां पुष्कर पशु मेले में इस वर्ष पशुओं की बिक्री नहीं हो पाई, वहीं दूसरी ओर हर वर्ष धार्मिक मेले में 11 से चतुर्दशी तक 4 लाख लोग स्नान करते थे और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 लाख श्रद्धालु सरोवर में आस्था की डुबकी लगाते थे। कोरोना संक्रमण के प्रभाव के चलते इस वर्ष मात्र 10,000 से अधिक श्रद्धालु पुष्कर पहुंचे। पुष्कर तीर्थ आदि अनादि तीर्थ है, ब्रह्मा की तपोभूमि है। प्रतिवर्ष यह मेला बढ़ता है जिसके अंदर लाखों यात्री एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक स्नान के लिए आते हैं। धार्मिक बहुत बड़ा मेला राजस्थान का। आज के दिन जिसके कम से भी कम 4-5 लाख यात्री आते हैं, आज मेरे हिसाब से 5% भी यात्री नहीं आए हैं और इस कोरोना भीषण महामारी की वजह से यह कुछ हुआ है जो कि क्या कह सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं। पूरे विश्व के अंदर ये समस्या है और महामारी आई है, इसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन मेरे इस वारा घाट के ऊपर यह हमारा पुश्तैनी पुरोहित का काम भी है और व्यवसाय भी है, दुकान भी। मैंने विगत 40 वर्षों में मेरे जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा। जब से मैंने होश संभाला तब से ऐसा कोई भी माहौल नहीं देखा, जबकि इतने पब्लिक तो मतलब है जो को अभी अधिक मास में पुरुषोत्तम महीने में ही आकर के चली गई। तो जो कोरोना महामारी की त्रासदी पूरी दुनिया में चल रही है, उसकी चपेट में ये जो सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा मेला जगत पिता ब्रह्मा की पावन धरती पे एकादशी से पूर्णिमा तक सालाना भरा जाता है, ये अपने आप में एक इतिहास बन गया इस त्रासदी के कारण से कि शताब्दियों में ऐसा कभी मौका नहीं आया कि पुष्कर मेले को भी सरकार को निरस्त करना पड़ा। और आज ये स्थिति है कि आप देख रहे हो पंचतीर्थ स्नान जो आस्था की डुबकी लगा के लोग पुण्य कमाते हैं, वहाँ गिने चुने लोग यात्री श्रद्धालु यहाँ पुष्कर तीर्थ नगरी में आज ब्रह्म चौदस के दिन आपको देखने को मिलेंगे। ये जो सारी स्थितियाँ बनी हैं वो सनातन धर्म के लिए अपने आप में एक नई एक इतिहास बनता जा रहा है कि पुष्कर में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हो सकता है कि द्वापुर और त्रेता और सतयुग काल में भी ऐसा अवसर नहीं आया होगा कि ये जो ब्रह्मा का तीर्थ है उसमें ये पंचतीर्थ स्नान का और जो ब्रह्मा ने यहाँ षष्ठी यज्ञ किया उस दौरान ये मेला नहीं भर रहा है। तो ये हमारे लिए पुष्कर के तीर्थ पुरोहितों के लिए और पूरे देश और सनातन धर्म के इतिहास के लिए एक नई घटना है। और इसको लेके हमें सबको ये कोरोना महामारी से जो जूझ रहे हैं, जो लोगों को ये बीमारी चपेट में ले रही है, उसको सावधानी बरतते हुए इस प्रकार का सरकार ने निर्णय लिया है। पर लेकिन एक जो नई बात हुई है वो एक इतिहास में दर्ज हो गई है। गौरतलब है कि कार्तिक एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक विश्व विख्यात पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। इस वर्ष कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव और प्रशासनिक अपील के चलते मेले का रंग फीका ही रहा। सामाजिक सेवा भावियों ने घायल अवस्था में 4 दिन से तड़प रहे बंदर का कराया इलाज। प्रशासन पर गैर जिम्मेदाराना रवैये का लगाया आरोप।
तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। कृष्णगंज क्षेत्र के एक ही घर की छत पर 4 दिन से एक बंदर घायल अवस्था में तड़प रहा था। जैसे ही कुछ समाजसेवी भाइयों की नज़र उस बंदर पर पड़ी तो उन्होंने टोलफा और फॉरेस्ट वालों को घायल बंदर की सूचना दी, लेकिन उन्होंने इस जानकारी को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने फॉरेस्ट विभाग पर आरोप लगाया है कि उन्होंने लाल बंदर को लेने से मना कर दिया, क्योंकि वह लोग सिर्फ काले बंदरों को ही रखते हैं। लेकिन जब सेवा भावियों पर बंदर का दुख नहीं देखा गया तो वह खुद ही डरते डराते बंदर के पास गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं बंदर काट ना ले। फिर भी हिम्मत करके बंदर को उठाया और उठाकर टोलफा लेकर गए। पहले तो वहां भी बंदर को देखने से मना कर दिया, लेकिन अत्यधिक अनुनय विनय करने पर उन्होंने बंदर का इलाज कर अपने पास रख लिया है, जिसका सामाजिक सेवा भावियों ने शुक्रगुजार किया और उन्होंने प्रशासन से जीवों के देखरेख व इलाज में लापरवाही न बरतने की विनती की है। बंदर से हालात थे क्या? कितने दिन से बंदर घायल था और कैसे हालत? ये रेम्बुल रोड हमारे जो कृष्णगंज में है, छत पर ये बंदर 4 दिन से तड़प रहा था। तो ये 4 दिन से तड़प रहा था तो हमने सभी को फ़ोन किया, डॉक्टर को भी फ़ोन किया, टोलफा वालों को भी फ़ोन किया, फॉरेस्ट वालों को भी फ़ोन किया। वो सब इधर उधर टालम टोली करते रहे। तो हमारे कुछ जो सामाजिक सेवा भावी हैं, राजेश जी है, ओम प्रकाश जी है, रामदयाल है, रमेश जी है, इन्होंने इनके अथक प्रयासों से ये फिर वहाँ पे टोलफा वाले के यहाँ स्वयं लेके गए, जबकि होना ये चाहिए कि फॉरेस्ट वालों को या किसी न किसी को गाड़ी भेजनी चाहिए। पर फिर भी हमें टोलफा वालों का आज धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मतलब है ना उसका उपचार किया, उसके लिए धन्यवाद। नहीं तो वहाँ पर भी ऐसी बात आ रही थी कि हम काले को रखते नहीं है और गोरे को रखते नहीं है। तो फिर ये है कि हम काले को रखते हैं, गोरों को नहीं। हाँ, कि भाई काले मुंह के नहीं रखते हैं, गोरे उसके नहीं रखते हैं। तो फिर उन्होंने अपने इनके हमारे सबके भाइयों के रिक्वेस्ट करने के बाद में उन्होंने वहाँ पे रख लिया और उसका उपचार किया। तो उसका तो हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। बाकी दूसरी चीज़, एक चीज़ ये मैं कहना चाहता हूँ प्रशासनिक अधिकारियों को कि मतलब इनको इस तरह से खिलौना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एक जीव होता है जो हमारे जो बंदर है, जो बालाजी का रूप है आध्यात्मिक दृष्टि से। तो इनको कम से कम इनको करना क्या है, केवल एक इनको फ़ोन ही तो करना है यार। इनके वर्कर आएंगे, ले जाएंगे, सेवाएं देंगे। और क्या मानते हो ये वन विभाग और नगर निगम दोनों फुटबॉल क्यों मान रहे हैं? ये 4 दिन से मतलब वो तो ठीक है कि एक भगवान का जीव है यार, उसके अंदर जीव है और उसको जीना है तो जीना है। और वो ये जो हमारे यहाँ के जो सेवा भावी हैं, लोग बाग है, उन्होंने कुछ सेवा का काम किया है, उनको इसी निमित्त भेजा है। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं प्रशासनिक अधिकारियों से प्रार्थना करता हूँ कि यार कम से कम एक जीव के लिए तो आप ऐसा ना करें। रात को हम फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं उसके पास जाओ, उसको कहते हैं तो उसके पास जाओ। डॉक्टर से बात करी आप लोगों से फ़ोन नंबर लेके, तो डॉक्टर ये कहता है कि यार नया बाज़ार ले जाओ। हम जब ले जाने के लिए तैयार हुए तो उसके बाद में वही डॉक्टर कहता है कि यार ये काट लेगा। हम फिर वो भयभीत हो गए, हम पीछे हट गए। फिर भी हमने सुबह कोई नहीं आया तो हमारे लोगों ने अथक प्रयास करके स्वयं इन्होंने रिस्क लेकर हमारे भाइयों ने इसको टोलफा वाले के लेके गए और उसके बाद में वो भी नहीं रख रहे थे। तो हमारे अथक प्रयास से, रिक्वेस्ट करने से उन्होंने रखा, तो उसका हम उनको तहे दिल धन्यवाद देते हैं। क्या मामला है सर? हमारे यहाँ पे 4 दिन से बंदर बड़ा लहूलुहान हालत में गंभीर रूप से घायल है। उस घायल अवस्था में हमने फॉरेस्ट में भी फ़ोन करा, नगर निगम को भी फ़ोन करा और टोलफा वालों को भी फ़ोन किया। तो उन्होंने टोलफा वालों को तो ये कहा कि भाई यहाँ पे ले आओ, हम इसका इलाज कर देंगे। और वो नगर निगम ने बोला कि भाई हमारे पास बंदरों को रखने की व्यवस्था है, अगर मरा हुआ है तो हम लेने आए थे उसको। हमने कहा मरा हुआ नहीं, जिंदा है, जिंदे की देखरेख करनी है। फिर हमने फॉरेस्ट को बोला तो फॉरेस्ट वाले बोलते हैं कि सर हम काला बंदर लेते हैं, लाल बंदर लेते नहीं है। तो हमने कहा बंदर तो बंदर ही है, काला हो या लाल हो, बजरंगबली के भगत हैं तो बजरंगबली की सेना की तो रक्षा करनी पड़ेगी। बड़े प्रयासों से फिर राजेश जी शर्मा को हमने पकड़ा। राजेश शर्मा हमारे भाई हैं, मोहल्ले के ही हैं। इन्होंने पूरा अथक प्रयासों से, अथक प्रयास करके सबसे फ़ोन नंबर करा के रमेश जी चौहान
रामदयाल जी, मैं, ओम प्रकाश शर्मा, हम चारों जने जाके, 12 वालों ने भी बहुत जाते ही हमको केयर करी और जाते उन्होंने उसको बंदर को ट्रीटमेंट चालू करा, पूरे कीड़े निकाले उनकी और बहुत अच्छी तरह से हम 12 वालों का धन्यवाद देते हैं, ताकि उन्होंने जो हमारी जो आज जाते ही हमारी जो ध्यान रखा है हमारे जानवर का। हालांकि हमारा जानवर भी नहीं है, पालतू भी नहीं है, लेकिन हमने सेवाभावी के नाते उसको वहाँ पर रख के आए आज और कल उसकी व्यवस्था करेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com। सच के साथ।